Education is not just about passing exams, it is about shaping your future. Cells are the building blocks of life, just like education is the foundation of success. Knowledge fades without practice, but with learning, discipline, and education, you grow forever. प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में है आपके पहला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है ना। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी से बताया था कि प्रोटीन जो है 50 से 58% 60% होता है ना। और इसके बाद जो है लिपिड जो है वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है 40 to 42%। कार्बोहाइड्रेट जो है ये होता है 1 से लेकर के 8%। लिपिड होता है 40 से 42%, प्रोटीन होता है 50 से 8% से 60% तक, है ना। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन है कि इकाई झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? द यूनिट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, लिपिड एंड प्रोटीन। ये आपको सिंपली याद करना पड़ेगा कि ये प्रोटॉन की और लिपिड की और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, इसके बाद जो है सिंगर तथा निकोल्सन का प्लाज्मा मॉडल झिल्ली का मॉडल रावर्सन मॉडल से किस प्रकार से भिन्न है ना। तो इसका आंसर है आपका प्रोटीन की व्यवस्था में। यार ये क्यों जा रहा बार बार? ये हमारा आंसर हो गया, ए प्रोटीन की व्यवस्था में अंदर होता है। ठीक है, मतलब ये है क्वेश्चन की सिंगल निकोल्सन का प्लाज्मा झिल्ली का मॉडल रावर्सन के मॉडल से किस प्रकार के अंतर है? तो ये है प्रोटीन की व्यवस्था में। इन द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन सिंगल एंड निकोल्सन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम रॉबर्टसन मॉडल। तो ये क्या होता है, इसमें जो प्रोटीन की व्यवस्था होती है ना, प्रोटीन वाला है ना, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका जो है इसमें ये इस तरह से ना क्या नाम, प्रोटीन होती है, लिपिड्स होते हैं, है ना। तो इसमें जो होती है, ये जो इन्होंने मॉडल लिया था, इसमें कहा था कि जो प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है वो एक डिफरेंट प्रकार का होता है, इस वजह से ये हमारा अलग हो गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसको मैं कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तरल मोजेक मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजेक मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो पहला है प्रोटीन द सेल मेम्ब्रेन कैन क्रॉस द लिपिड लेयर, ये है नहीं, हो नहीं सकता है। फिर अपना प्रोटीन कैन रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन डोमेन्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली के कुछ डोमेन्स तक सीमित रह सकती है, ऐसा भी नहीं है। फिर है प्रोटीन्स कैन परफॉर्म फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स इन द लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन लिपिड के बाइलेयर में फ्लिप फ्लॉप का मूवमेंट कर सकती है ना। ये हो सकता है आपका। मैनी प्रोटीन्स रिमेन कंप्लीटली इनक्लोज्ड इन द लिपिड बाइलेयर, है ना। अनेक प्रोटीन लिपिड के द्विस्तर में पूर्णतः धसी रहती है ना। यहाँ पे धसी है बेटा, यहाँ पे जो है ये वाला धसी रहती ना, कि ये वाला है ना, इसको कहते हैं धसी। ये गलत हो गया शायद, धसी रहती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर आपका हो गया है थर्ड, सी वाला आंसर। सी वाला आंसर आपका सही है। ये थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए सब। नेक्स्ट है हमारा कि डेस्मोसोम का संबंध होता है। तो डेस्मोसोम्स क्या होते हैं? कोशिका के बीच में सेल सिग्नलिंग के लिए, सेल एक कोशिका जब दूसरी कोशिका से बात करती है तो उसमें क्या होता है, सेल सिग्नलिंग की आवश्यकता होती है। सेल सिग्नलिंग आपको पता होगा कि जब दो कोशिका एक दूसरे को मैसेज कन्वे करती हैं तो वो जो है उसको सेल सिग्नलिंग कहते हैं। तो इन कोशिकाओं के बीच में है ना एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम डेस्मोसोम कहते हैं, और डेस्मोसोम जो होता है दोनों कोशिकाओं का एडिशन का कार्य करता है ना। तो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है, तो इसको कहते हैं डेस्मोसोम।
desmosome. This is the desmosomes. राइट, तो डेस्मो का संबंध होता है कोशिका विभाजन से। अब आपको देखें, डेस्मोसोम्स आर रिलेटेड टू द सेल डिवीजन, है ना। फिर है डेस्मोसोम्स का 5 में है आपका डिवीजन है। इसके बाद है सेल एक्सटेंशन में आता है, फिर सेल साइकिल में आता है, फिर सेल एडिशन में। तो ये जो है अपना सेल एडिशन, तो ये हमारा आंसर जाएगा सेल एडिशन में आता है। तो ये सेल एडिशन वाला आंसर सही होगा आपका, राइट। है आपका क्वेश्चन जो है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जनरली थिक, कितने कितने एंगस्ट्रॉम मोटी होती है? 44 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम, 75 एंगस्ट्रॉम या 110 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो मैं सीधा सीधा याद ही करने वाला क्वेश्चन है। ये 75 एंगस्ट्रॉम जो होती थिक होती है। तो वॉच ही नहीं हो रखा इधर। 75 एंगस्ट्रॉम, हाँ ये आंसर इसमें ये आंसर 75 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थे पीछे 75 एंगस्ट्रॉम, है ना। प्लाज्मा झिल्ली सामान्यतः कितनी मोटी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। ये हमने इसमें ऑलरेडी बताया था आपको कि तो यहाँ पे हमने पहले जब चैप्टर स्ट्रक्चर में ये जो है ना, ये पता नहीं क्या सब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में, तो ये हम ऑलरेडी समझाया था हमने, लेकिन क्या हुआ वो उसमें ना दिख ही नहीं रहा था वीडियो। तो ये मुझे ना दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो दोबारा बनाने के चक्कर में ये थोड़ा सा आपको इधर मैच ही हो रहा होगा, है ना। ये देखो यहाँ पे बनाया था मैंने, ये जैसे है ना, ये जैसे बताया था कि ये जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये होती है, तो पहली जो आउटर 20 एंगस्ट्रॉम होती है, फिर नीचे की ओर 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और ये होती है 35 एंगस्ट्रॉम। तीनों मिलकर के ये टोटल हो गई आपकी 75 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। इस तरह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लाज्मा झिल्ली के आर पर आवागमन में सहायता करने वाले वाहक अणु की रासायनिक प्रकृति होती है ना। प्रोटीजेस होती है। The chemical nature of the carrier molecules that help in the movement across the plasma membrane is proteases, है ना। प्लाज्मा झिल्ली के आर पर आवागमन सहायता करने वाले वाहक अणु की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीजेस होती है, प्रोटीनेस होती है। द टर्म यूनिट मेम्ब्रेन वाज कॉइन्ड बाय, है ना, ये है रॉबर्टसन, ठीक है। तो इकाई शब्द झिल्ली शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्टसन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे परिघटना जिसमें आयतोपार झिल्ली में सिर के आवर्तन विलयन से शामिल विलयन में जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में हमने आपको ऑलरेडी सब बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था। तो डिफ्यूजन में होती हमेशा से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे ये लोअर कंसंट्रेशन दिख रहा था, ये लोअर कंसंट्रेशन में, और ये हायर कंसंट्रेशन में, ये हायर कंसंट्रेशन है। तो जब ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन है, तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या होता है? इसमें भी आपका लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होती है? सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा ये लिक्विड में पाई जाती है, ये लिक्विड में होती है सेमी परमानेंट। और उसके बाद ये क्या होती है? लिक्विड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म रंध्रों का निर्माण किससे होता है? ये प्लाज्मा झिल्ली से ही। सूक्ष्म रसायन का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में माइक्रोबिलाई होती है। देखो आपने देखा होगा कि कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ऐसे करके बिलाई से पाए जाते हैं ना। ये जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उत्पत्ति से होते हैं। ऑरिजिन फ्रॉम प्लाज्मा
ये होती है, देखो इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसी प्रकार की जो है ना आपके इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में भी जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ता है ना, तो उसमें जो माइक्रोबोलाइट पाए जाते हैं। तो ये जो होता है क्या करता है, ऑब्जॉर्प्शन की लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, इंटेस्टाइन पाया जाता है माइक्रोबोलाइट, माइक्रोबोलाई फाउंड इन इंटेस्टाइन सर्वर में, इंटेस्टाइन। तो ये किसे ऑर्गन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्लाज्मा झिल्ली होती कैसे होती है, सेमी परमेबल होती है। आप सभी को पता कि जो होती है प्लाज्मा झिल्ली हमेशा जो ना अपने जो चीजें अंदर आनी चाहिए बॉडी के अंदर है ना, बॉडी के अंदर जो कौन सी चीजें आनी है कौन सी नहीं, उसको तो एंट्री करने देता है, और किसी को से क्या कहते हैं नो एंट्री करवा देता है। क्या करवा देता है, नो एंट्री, आप अंदर नहीं आ सकते हो, है ना। तो इस तरह की ये हो गई सेमी, इस चीज को कहते हैं सेमी पर मेबल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। यदि आरबीसी को आंसू जन्म रखा जाए तो क्या होगा, तो हीमोलाइसिस हो जाता है। हीमोलाइसिस का मतलब होता है कि आरबीसी का श्रिंक करना। ठीक है, ये थी अपनी आरबीसी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना करती है। इसमें अगर इसको हम डिस्टिल वाटर में रख देते हैं ना, आरबीसी को अगर हम डिस्टिल वाटर में रखते हैं ना, तो क्या करती है, ये श्रिंक कर जाती है या बस्ट हो जाती है। सॉरी, ये जैसे आरबीसी है, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है। इसको हमने किसमें रखा, डिस्टिल वाटर में, जैसे नॉर्मल वाटर में हमने आरबीसी को रख दिया था। तो ये क्या करता है, ये बस्ट कर जाती है, इसी को कहते हैं हीमोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सक्रिय परिवहन होता है, बहुत ईजी है। सक्रिय परिवहन होता है जब भी कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर एक स्थान से कुछ दूसरे स्थान की जाती है, तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसको कहते हैं एक्टिव रिक्वायर्ड एनर्जी, RECQIR required energy is called active transfer। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्न में से किस प्रकार की क्रिया में ऊर्जा खर्च होगी, तो इसलिए होता है इन सभी में ही हो जाएगी, इन सभी में, क्योंकि सभी में ना एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता है। तो ये हो गया अपना कौन सा, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप में भी आवश्यकता होती है। फिर आता है जब कोई भी कोशिका खाना सॉलिड लिक्विड लेती है उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जब कोशिका पानी पीती है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ये थोड़ा सा ना अपना पेन गड़बड़ कर रहा है भाई, तो ये जो है अपन को सही करना पड़ेगा, ये ऑल ऑब्जर्व हो जाएगा। राजन झिल्ली द्वारा तरल भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है। अगर लिक्विड पदार्थ कोई भी कोशिका खा जाती है तो पानी पीने को क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं, साइटोसिस कहते हैं। यानी लिक्विड अच्छी तरीके से, जब कोई सॉलिड पदार्थ खाते हैं, ठोस पदार्थ, ये फैगो होता है। फैगो का मतलब होता है कोई ठोस पदार्थ खाया, तो इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये हमें आज के लेक्चर में देखना है कि जो हमने लेक्चर फर्स्ट पढ़ा है, चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है, या उसमें हमने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में समझा, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, और प्लाज्मा झिल्ली के संबंधित में सारी चीजें होती है। कि हमारा पहला चैप्टर प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका, और इससे रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल्स, कोशिका क्या होती है, इसके संबंध में हमको पढ़ना। तो हमने जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना पीछे, आपकी बुक में जो पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने इसमें यहाँ पे लिया है,
और उन्हीं को हम आज जो है डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? Define plasma membrane. The plasma membrane is a thin flexible barrier that surrounds the cell, controlling the movement of substance in and out. प्लाज्मा झिल्ली क्या है? प्लाज्मा झिल्ली को परिभाषित कीजिए, है ना? तो इस प्लाज्मा झिल्ली एक पतली पतली लचीली लेयर है ना? और जो कोशिका के चारों ओर होती है, पदार्थों के अंदर और बाहर आने जाने की गति को नियंत्रित करती है। प्लाज्मा झिल्ली जैसा कि हम जानते हैं कि जो है सिलेक्टिव परमेबल होती है, और ये जो है हम कौन से अणु अंदर आने हैं, कौन से अणु बाहर जाने की हमारा को डिसाइड करती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, ये कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसको आप लोग समझ जाएंगे। कोशिका के चारों हिस्से में टेक अवेज फ्रॉम द इनर्स। इकाई झिल्ली से आप क्या समझते हैं? यूरिनरी मेम्ब्रेन refers to the basic structure of cell of all biological membranes, usually described as a three-layered triangular structure visible under an electron microscope consisting of two outer dense layers and a lighter middle layer. इकाई झिल्ली से आप क्या समझते हो? इकाई झिल्ली सभी जैविक झिल्लियों की मूल संरचना को संतुलित करती है, जिसे आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देने वाली 3 परत वाली ट्राइलेमिनर संरचना के रूप में प्रोडक्ट किया जाता है, जिसमें 2 बाहरी घनी परतें और एक हल्की मध्य परत होती है ना? ठीक है, इकाई झिल्ली से आप क्या समझते हो? सभी जैविक मूल संरचना को संतुलित करती है, जिसे आमतौर पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। ये ट्राइलेमिनर होती है और इसमें 2 घनी परतें होती है और एक हल्की मध्य। व्हाट इज सेल एनवेलप? सेल एनवेलप क्या होता है? द सेल एनवेलप क्या होता है? तो the cell envelope is the outer covering of the cell, which includes the plasma membrane and some organisms like bacteria, and also includes the cell wall and an outer membrane, solid capsule. It provides protection and helps maintenance the shape of the cell. सिंपल सी बात है कि जो कोशिका के चारों तरफ जो कवरिंग पाई जाती है उनको सेल एनवेलप कहते हैं। कोशिका आवरण कोशिका का बाहरी आवरण होता है, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली शामिल होती है, और बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका की बाहरी झिल्ली या कैप्सूल भी शामिल होता है, या ये सुरक्षा प्रदान करता, कोशिका के आकार को बनाए रखने का कार्य भी करता है। आपको इसमें सब समझ में आ रहा होगा। सिंपल सी कवरिंग होती है कोशिका के चारों, जो कि बाहर के बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्शन करती है और एक कोशिका को आकार भी प्रदान करने में सहायता करती है। What is the selective permeability? Selective permeability is the property of membrane that allows certain substance to pass through while blocking others. It helps the cell control the movement of materials in and out. चयनात्मक पारगम्यता क्या है? चयनात्मक पारगम्यता झिल्ली का वह गुण है जो कुछ पदार्थों को गुजरने देता है और कुछ को रोकता है। यही कोशिका के पदार्थों के अंदर और बाहर जाने की गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। चयनात्मक पारगम्यता झिल्ली का वह गुण है जो कुछ पदार्थों को अंदर जाने देता है और कुछ पदार्थों को बाहर रखता है। तो ये हो गया चयन करना, मतलब कोई चीज अंदर आ सकती है, कौन सा चीज सेल के बाहर रहनी चाहिए, ये होता है। What is the definition of osmosis? Osmosis is the movement of water molecules from a region of high water concentration to a region of lower water concentration across a semi-permeable membrane. लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को ऑस्मोसिस किया होती है, बस इसमें झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली की आवश्यकता होती है। और डिफ्यूजन में तो सिंपल ही होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, इसमें कोई सिलेक्टिव परमेबिलिटी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हिंदी में देखें तो पराशर जल के अणुओं का एक अर्ध पालन झिल्ली के उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न जल सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करता है ना? ये हो गया आपकी पराशर की परिभाषा। हमने समझाया भी था ये आपको कि इसमें जो है ना परमेबिलिटी से की आपकी आवश्यकता से आपकी ऑस्मोसिस की क्रिया हो सकती है। यार इसमें हिंदी में पराशर विसरण और पराशर, आई थिंक यहाँ पे देखना आप लोग की पराशर तो हिंदी में क्या होता है? ऑस्मोसिस पराशर। हाँ ठीक है ठीक है। What is active transfer? Active transfer is the movement of molecules or ions across the cell membrane
from a region of lower concentration to higher concentration using energy. इसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एनर्जी की आवश्यकता होती है कोई भी कंजर्वेशन दूसरे स्थान की हो जाता है तो वो जो है ना उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया था कि जब भी कोई हम जब हाई पे जाते हैं तो वहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह बात करता है। और जब भी कोई मुझे ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इससे एनर्जी की आवश्यकता कम होती है। दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर है briefly describe the infrastructure of the plasma membrane. The plasma membrane is a permeability composed of phospholipids bilayer with embedded proteins according to the fluid-logic model. It has phospholipids forming a double layer with their hydrophilic heads facing outwards and hydrophilic tails inward. Right? Proteins embedded in or attached to the bilayer serving functions like transport, signaling, and support. Cholesterol molecules that stabilize membrane fluidity. Carbohydrate chains attached to proteins and lipids on the outer surface, helping in cell recognition. This dynamic structure allows the membrane to be flexible, selectively permeable, and responsive to the environment. राजनीति की अति संरचना का संक्षेप में वर्णन करें। मुख्य रूप से फास्फोलिपिड परत से बनी होती है जिसमें अनिवार्य प्रोटीन होते हैं और अदरक मुझे मॉडल के अनुसार इसमें नहीं होते हैं। फास्फोलिपिड एक दो ही परत बनाते हैं जिसमें हाइड्रोफिलिक शेष बाहर की ओर और हाइड्रोफोबिक ठंडक की ओर होती है। वे परत में अंतर नहीं है तो प्रोटीन के ऊपर संकेतन और समर्थन जैसे कार्य करते हैं। कोलेस्ट्रॉल अणु जो झिल्ली की तरफ वस्तु रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला बाहरी सतह पर प्रोटीन और लिपिड जुड़ी होती हैं जो कोशिका की पहचान में मदद करती हैं। ये गतिशीलता संरचना झिल्ली को लचीला चयनात्मक रूप से पालन और पर्यावरण की गति संवेदनशील बनाती हैं। Briefly write the chemical composition of the plasma membrane. The chemical composition of the plasma membrane includes lipid 40 to 60%, protein 20 to 55%, carbohydrates 2 to 10%, cholesterol present in animal cells. It provides so lipids are the 40-60 with mainly phospholipids which form the basic layer structure. Proteins, integral and peripheral proteins involved in transport, signaling and structure. Carbohydrates found since glycoproteins and glycolipids on the outer surface important for cell recognition. Cholesterol क्या होता है present in animal cells. It provides stability and fluidity for the membrane. राजनीति के रासायनिक संगठन के लिए बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली की रासायनिक संरचना में लिपिड क्या होती है, मुख्य रूप से फास्फोलिपिड होती है जो बाइलेयर बनाती है। प्रोटीन जो होती है पर्वन संकेतन और संरचना में सामने प्रोटीन होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट में सहायता करती है। हमेशा प्रोटीन जो होती है 20 to 55% होती है। लेकिन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है ये कार्बोहाइड्रेट जो है बाहरी सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में पाए जाते हैं जो कोशिका प्रसारण के लिए महत्वपूर्ण है। कोलेस्ट्रॉल पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है। ये झिल्ली की स्थिरता और स्वतंत्रता को प्रदान करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये एनिमल सेल्स से पाए जाते हैं और जो झिल्ली की जो स्टेबिलिटी होती है झिल्ली की स्टेबिलिटी और तरलता को प्रदान करता है, फ्लूइडिटी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होती है गाय के प्रोटीन और गाय के लिपिड्स के रूप में पाए जाते हैं जो कोशिका प्रसार है। इसकी वजह से क्या होता है, आइडेंटिफाई होती है कौन सी कोशिका किस प्रकार की इम्यून सेल है, प्लांट सेल है, किस प्रकार की सेल है, इस तरह से हमको आते हैं। राइट, नेक्स्ट है राइट ए कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग। फ्लूइड लॉजिक मॉडल क्या होता है ना। फिर इसके बाद है मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या होता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होता है, मिड मेम्ब्रेन क्या होता है, लाइपोसोम क्या होता है, ग्लाइको कैलिक्स क्या होते हैं। फ्लूइड लॉजिक मॉडल क्या है, दिस मॉडल वाज proposed by the Singer and Nicholson in 1972. It described the plasma membrane as a dynamic fluid structure where lipid molecules form a bilayer and proteins are embedded like a model. The components can move laterally within the membrane, fluidity and flexibility. अगर हम इसको हिंदी में देखें ना
पहले इंग्लिश का देख लेते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या होती है? These are mainly phospholipid arranged in bilayer. Each molecule has a hydrophilic head and hydrophobic tail. Along the membrane to be semi-permeable lipids provides fluidity and first that stability and energy. Integral membrane protein, these proteins are embedded within this lipid bilayer. Some is found on membrane completely transmembrane protein. They are involved in transport, signal transduction, and cell-to-cell communication. Lipid membrane, intermembrane, produced by the Robertson referring to the common trilateral three-layer structure seen under electron microscope in all biological membranes. Two electron pairs separated by a higher one at it all membrane have a similar structure. इसके बाद आता है लाइपोसोम are artificially created spherical vesicles made of phospholipid bilayer. They are used in drug delivery systems. Research and mimic the behavior of cell membrane. Glycocalyx carbohydrate rich outer covering in the plasma membrane formed by glycoproteins and glycolipids. It plays roles in cells recognition, protection, immunity, and adhesion. है ना? द्रव निम्नलिखित लिखिए द्रवोजन मोरल झिल्ली नागल झिल्ली प्रोटीन इकाई झिल्ली लाइपोसोम ग्लाइकोपैलिक्स है ना। इसको अपन हिंदी में देख लेते हैं। द्रव मोजक मॉडल क्या होता है? ये मॉडल सिंगल ने प्रश्न के द्वारा 1970 में स्थापित किया गया था। ये प्लाज्मा झिल्ली को एक गतिशील संरचना के रूप में वर्णित करता है जहाँ लिपिड अणु एक द्विध्रुव बनाते हैं। प्रोटीन मोजक की तरह अंतर नहीं होते घटक पार्श्व रूप से गति कर सकते हैं। इसमें झिल्ली की तरह आलोचना बन नहीं का है। झिल्ली लिपिड ये मुख्यतः फॉस्फोलिपिड होते हैं जो एक द्विपद पर अवस्थित होते हैं। प्रत्येक अणु में झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली होती है प्रदान करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जैसे कोशिकाओं में स्थिरता प्रदान करता है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन ये छोटे लिपिड द्विपद में अंतर्निहित होते हैं कुछ पूरी तरह से झिल्ली को घेर लेते हैं। ये परिवहन संकेत प्रागमन और कोशिका से कोशिका संचार में शामिल होते हैं। ये लिपिड बाइलेयर में अंतर्निहित होते हैं कुछ पूरी तरह से झिल्ली को घेरते हैं और ये परिवहन संकेत परिवहन और कोशिका से बाहर ले जाने में हेल्प करते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन द्वारा प्रस्तुत एक सभी झिल्ली में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म से देखेंगे आने वाली सामग्री दीर्घवृत्तीय संरचना को संकेत करता है। कि इलेक्ट्रॉन घनीभूत होते हैं जो हल्की परत द्वारा अलग होती है। सुझाव देता है कि सभी झिल्लियों की संरचना समान होती है। लाइपोसोम कठिन से निर्मित गोलाकार कोशिकाएं होती हैं जो फास्फोलिपिड द्विपदों से बनी होती हैं। इनका उपयोग दवा वितरण प्रणाली अनुसंधान और कोशिका झिल्लियों की आकार की नकल करने में किया जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स पूरे प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड द्वारा निर्मित होता है। एक कोशिका पहचान सुरक्षा अपेक्षा और आसंजन में भूमिका प्रदान करता है। Right is short, not on diffusion. Diffusion is the passive transport movement of the molecules or ions from the region of higher concentration to a region of lower concentration. And equilibrium is reached, it does not require energy. Key features occurs along the concentration gradient happens in gases, liquid and across membrane. Important for exchange of gases, oxygen, carbon dioxide, helps in absorption of nutrients and removal of wasting salts. Examples oxygen diffusion from alveoli, higher concentration into blood, low concentration in the lungs. अगर हम इसको हिंदी में देखते हैं कि विसरण अणु और आयनों के विसरण वाले क्षेत्र से सांद्रता वाले क्षेत्र जब तक निष्क्रिय गति है तब तक संतुलन प्राप्त नहीं हो जाता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्य विशेषता सांद्रता प्रबलता केंद्रित होता है। गैस पर होता है। जीवों में गैस ऑक्सीजन आवश्यकता प्रदान की जाती है। कोशिकाओं में पोषक तत्वों का अवशोषण अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायता करता है। उदाहरण ऑक्सीजन फेफड़ों में एल्वेओलाई से रिक्त सम्मिलित होती है। Write the difference between the simple diffusion and facilitated diffusion. Movement of molecules from high to low concentration directly through the membrane, not required. Small non-polar example oxygen, carbon dioxide. This is slower, है ना? इसमें आप permeable membrane is not
Movement of molecules from higher to lower concentration is directed through the plasma membrane. Slower route, the movement of molecules from higher to lower concentration through carrier or channel portion requires channels for area. Large or large example glucose runs faster due to protein assistance. Solution और solution amplification. अच्छा अणुपुट सांद्र सैलम सांद्र का सीधे जमीन से माध्यम से संचालन होता है जिसमें चैनल या भाग प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है छोटा होता है अध्रुवीय होता है एग्जाम्पल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड धीमे होते हैं फिर इसके बाद आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन मतलब ये बाहर के चैनल के माध्यम से अणु सांद्रता से निम्न सांद्रता को संचालन करते हैं आवश्यक चैनल या भाग प्रोटीन होते हैं बड़ा आवश्यक जैसे ग्लूकोज और आयन होते बॉडी सहायता के कारण ये तेज फिर आता है न्यूट्रल डिफ्यूजन सोडियम पोटेशियम बड़ा बम जो लिनोसाइट्स फाइब्रोसाइट्स को ट्रांसपोर्ट कर होता है तो ये ऑस्मोसिस इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन through a selective membrane sodium potassium pump sodium potassium pump it is an active transport molecule that is ATP to moves 3 sodium ions out of the cell and 2 potassium ions into the cell against the concentration gradient. It helps maintain cell potential and osmotic balance. Next we have phagocytosis or cell drinking is a type of endocytosis in which the cell involves extracellular fluid and dissolves substances into small particles. It is a non-specific process used for nutrient absorption. Phagocytosis or cell eating it is the process by which the cell engulfs large particles like bacteria or debris by wrapping its membrane around them. Forming a phagocytes, it is a commonly seen in immune cells like macrophages. Co-transport, import and antidote. Co-transport is the movement of one substance along the membrane across a membrane using the same protein. It both move in the same direction. It's called import. If they move in opposite direction, it's antidote. It often uses a gradient of one ion to drive the transport of chemical molecules. I think ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है वीडियो आपके लिए ठीक है क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप और वीडियो आंसर टाइप तो आपको एक ही लेना था तो इसलिए हमने एक साथ ही करके सारे क्वेश्चंस लिए हैं ना इसमें काफी जितने जितने को लिए इसलिए थोड़ा सा आपको लगता होगा कि बड़ा बन लेंगे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए विषय सोडियम पोटेशियम पेनोसाइटोसिस फाइब्रोसाइटोसिस सेपरेशन क्या होता है परासरण जल के अणु का एक उच्च सांद्रता से वाले क्षेत्र से एक चयनात्मक झिल्ली के माध्यम से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र के निष्क्रिय करते हैं इसको ट्रांसफर कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप है यह एक सक्रिय परिवहन तंत्र है जो एटीपी का उपयोग करके 3 सोडियम आयनों को कोशिका से बाहर 2 पोटेशियम आयनों को उनकी सांद्रता बढ़ता के रूप में कोशिका के अंदर में जाता है ये कोशिका विभाजन के प्रवासन संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है इसके बाद पेनोसाइटोसिस क्या होता है पेनोसाइटोसिस में कोशिका पेनोसाइटोसिस का एक प्रकार है जिसमें कोशिका भाई कोशिका द्रव घुले हुए पदार्थों को छोटी कोशिकाओं में समाहित कर देती है ये पोषक तत्वों के अपचयन के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया है फैगोसाइटोसिस एक कोशिका अपचयन है जो प्रक्रिया ये प्रक्रिया है जिनके द्वारा कोशिका बैक्टीरिया या मध्य जैसे बड़े कणों को अपनी झिल्ली से लपेटकर उन्हें समाहित कर देती है जिसमें एक फैगोसोम बनता है आमतौर पर मैक्रोफेज जैसे प्रतिरक्षा कोशिकाओं में देखा जाता है सहपरिवहन सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट सहपरिवहन एक ही प्रोटीन का उपयोग करके झिल्ली के पार एक पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ की गति करते हैं कि दोनों एक ही दिशा में गति करते हैं तो इसे सिम्पोर्ट कहते हैं एक ही दिशा में गति करते हैं तो इसे एंटीपोर्ट कहते हैं ये अक्सर एक आयन के प्रवणता का उपयोग दूसरे अणु के प्रवहन को संचालित करने के लिए करता है लॉन्ग आंसर टाइप भी देख ही लेते हैं राइट एंड ऐसे ऑन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन इज अ वाइटल स्ट्रक्चर एंड
surrounds the cell, separating its integral contents from the external environment. It is selectively permeable, meaning it controls the moving movement of substance in and out of the cells. It alters structure reveals a highly organized and dynamic design, essential for various cellular functions such as transport, communication, and structural support. Four Moser model, the most widely accepted model of the plasma membrane is the fluid Moser model proposed by Singer and Nicholson 1972. According to its model, the membrane is a fluid of ideal lipids in which the proteins are embedded like mosaic. The components can move laterally within the layer, giving the membrane a fluid nature. Lipid bilayer, the core structure of the membrane is made up of phospholipids arranged in a layer. Each phospholipid has hydrophilic water attracting to hydrophobic water repellent means this bilayer forms a semi-permeable barrier that prevents the free passage of most water-soluble substances. Membrane proteins are of two types, integral proteins and peripheral proteins. Integral proteins जो है spawn the entire membrane or embedded typically act as a channels, carriers or receptors or transport and signaling. Peripheral extrinsic protein attached to the surface of the membrane function of and support assimilating and enzymatic activity. Carbohydrates found on the outer surface of the membrane often attached to the lipids, glycolipids or proteins. Together they form an glycocalyx which plays roles in cell recognition, protection and adhesion. In animal cells membranes, it has the maintaining membrane fluidity and stability, especially under temperature changes. Specialized structure and functions, like projection of the membrane to increase surface area, example into intestinal cells. Receptors detect signals like hormones and transmit them into the cells. Transport proteins regulate movement in your ions, nutrients and waste cell junctions allow interaction between adjacent cells. The plasma membrane is not just a physical barrier but a dynamic and intelligent interface between the cell and its environment. Its structural structure is described by fluids one allows to its function efficiently in transport, communication, and protection, making it as a crucial component of all living cells. वाले बच्चे कर सकते हैं आप लोग जो है ये इन सबको पढ़ रखा है इसलिए जो है आपको एक बार इसको लिखना है राइट डाउन करना है और जो है इसको याद भी करना है प्लाज्मा झिल्ली जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है कोशिका के चारों ओर स्थित एक महत्वपूर्ण संरचना है जो इसकी आंतरिक सामग्री को बाहरी वातावरण से अलग करती है ये चयनात्मक रूप से पारगम होती है अर्थात कोशिका के अंदर बाहर की गति को नियंत्रित करती है इसकी संरचना एक अत्यधिक संगठित और बदसी संरचना को दर्शाता है जो परिवहन संचार संरचनात्मक समर्थन जैसे विभिन्न कोशिका कार्यों के लिए आवश्यक होता है मॉडल में क्या होता है कि प्लाज्मा झिल्ली का सबसे व्यापक रूप से मॉडल है जिसे सिंगर और निकोलसन ने 1972 प्रस्तावित किया था इस मॉडल के अनुसार झिल्ली लिपिड की परत होती है जिसमें प्रोटीन ऊर्जा की तरह अंतर्निहित होती है घटक परत के भीतर पारसी रूप से गति कर सकते हैं जिससे झिल्ली की प्रगति प्राप्त होती है लिपिड झिल्ली की मूल संरचना एक द्विपरत से फास्फोलिपिड से बनी होती है प्रत्येक फास्फोलिपिड में होते हैं जल आकर्षित करने वाले और जल को विकर्षित करने वाले ये द्विपरत पारगम अवरोध बनाती है जो डांस मार्ग को रोकती है झिल्ली प्रोटीन दो प्रकार की होती है अभिन्न प्रोटीन है ना और ये होता है परजीवी प्रोटीन अभिन्न प्रोटीन पूरी झिल्ली में फैले होते हैं या गहराई में अंतर्निहित होते हैं परिवहन संकेतन के लिए चैनल बाहर के ग्राही के रूप में कार्य करते हैं परजीवी प्रोटीन झिल्ली की सतह से जुड़े रहते हैं समर्थन संकेतन एंजाइमी गतिविधि में कार्य करते हैं कार्बोहाइड्रेट बिल्डिंग झिल्ली की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं अक्सर ग्लाइकोलिपिड से प्रोटीन से जुड़े रहते हैं ये मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स बनाते जो कोशिका पहचान सुरक्षा में भूमिका निभाता है ना कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि पशु कोशिका झिल्ली में मौजूद की झिल्ली की तरलता शुद्धता बनाए रखने में मदद करता है खासकर तापमान में बदलाव के दौरान विशिष्ट संरचनाएं और कार्बन को मिलाई सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए झिल्ली की उंगली जैसे उदाहरण जैसे हाथों की
कोशिकाओं में यही ग्रही हार्मोनिक संकेतों का पता लगाते हैं और उन्हें कोशिकाओं में संचारित करते हैं। परिवहन प्रोटीन में अन्य पोषक तत्वों और अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करते हैं और बीच प्रसव क्रिया की अनुमति देते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्रारंभ में केवल एक भौतिक अवरोधी नहीं बल्कि कोशिका और उसके पर्यावरण के बीच एक गतिशील और गतिमान अंतराकर्षण प्रणाली मॉडल और वर्णित इसकी अतिसंरचना से परिवहन संचार संरचना है कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम बनाती है। सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है वो है रायगढ़ जिले की आर्य संरचना के तीन वार्डों का वर्णन करें। रायगढ़ जिले की जो है झिल्ली कोश की अखंडता को बनाए रखने पदार्थों के आदान प्रदान को नियमित करने में महत्वपूर्ण रहने वाली समय के साथ वैज्ञानिकों सूक्ष्म जल रासायनिक अध्ययन में हुई प्रगति के आधार पर इसकी आर्य संरचना की व्याख्या करने के लिए कई मॉडल प्रस्तावित किए। ये मॉडल बल्कि समाज प्रयोग के साथ निश्चित हैं। रायगढ़ जिले की आर्य संरचना का वर्णन करने वाले प्रमुख मॉडल दिए गए हैं। पहला मॉडल है पॉटर और लैंडन का 1925 भारत की घोषणा पर किए गए प्रयोग के आधार पर पॉटर ने प्रस्तावित किया कि झिल्ली लिपिड की थोड़ी तरह से बनी होती है। लाल रक्त कोशिकाओं से लिपिड निकाले लो और पाया कि लिपिड का पृष्ठीय क्षेत्र कोशिका की सतह की क्षेत्र से जुड़ना होता है जो द्विपरत को संकेत देता है। इसके बाद जो डेक्सन मॉडल प्रोटीन लिपिड सैंडविच मॉडल कहलाता है। ह्यू डॉल्सन और जेनेवी द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि रायगढ़ झिल्ली एक लिपिड द्विपरत से बनी होती है जिसके दोनों प्रोटीन की परतें होती है। ये माना जाता था कि प्रोटीन झिल्ली को स्थिर करते हैं उसे चुनिंदा रूप से पारगम्य बनाते हैं। इसे प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। हालांकि झिल्ली की परत विफल झिल्ली की तरलता प्रोटीन की असममित की तरह अभिन्न प्रोटीनों की उपस्थिति। नेक्स्ट है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1950 में रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा प्रस्तावित किया गया कि सभी जलीय झिल्लियों में एक समान त्रिपरतीय संरचना होती है। दो गहरी भारी परतें और एक हल्की मध्यवर्ती होती है। सुझाव एक समान मोटाई 7.5 नैनोमीटर होती है। प्रोजेक्ट मॉडल निकोलसन ने 1972 में दिया था। आज का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत और सटीक मॉडल है। ये झिल्ली को एक तरल लिपिड द्विपरत के रूप में वर्णित करता है जिससे प्रोटीन ऊर्जा की तरह अंतर्निहित है। फास्फोरिक द्विपरत में लचीला मैट्रिक्स प्रदान करता है। इन प्रोटीन झिल्ली का बढ़ाते हैं परतीय प्रोटीन झिल्ली की सतह से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बाहरी तरह लिपिड और प्रोटीन से जुड़े होते हैं। झिल्ली तरल होती है जिसका अर्थ है कि लिपिड और प्रोटीन बाहर दिखा सकते हैं। सरलतापूर्वक व्याख्या कर सकते तरलता लचीलापन चयनात्मक परमाणु होता है। झिल्ली प्रोटीन परमाणु संकेत परमाणु आदि ऐसे कार्य करते हैं। ये जो है आप लोग देख लेना इसको लिखना है। इसके जो है मतलब थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ बाकी तो आपको इसमें देख करके लिखना है। इस कथन का विश्लेषण करें। राजन झिल्ली की संरचना लिपिड के समुद्र में तैरते प्रोटीन के हिमखंडों के समान है। सादृश्य को समझना लिपिड के समुद्र में तैरते प्रोटीन ये कथन 1972 में क्वेश्चन द्वारा प्रस्तावित राजन झिल्ली के मॉडल को संदर्भित किया गया जो राजन झिल्ली की आर्य संरचना की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या है। लिपिड के समुद्र में तैरते प्रोटीन के हिमखंड का सादृश्य स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि लिपिड द्विपरत के भीतर प्रोटीन कैसे वितरित करते हैं और एक गतिशील और तरल वातावरण में वे कैसे व्यवहार करते हैं। लिपिड का सारा राजन झिल्ली मुख्यतः फास्फोरिक द्विपरत से बनी होती है। फास्फोरिक का विस्तृत होते हैं क्योंकि वे बाहर की ओर होते हैं और उनकी जड़ भीतर भीतर की ओर होती है। ये लिपिड द्विपरतें तरल माध्यम की तरह कार्य करती है जिससे अणुओं की पार्श्वगति संभव होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिससे केवल कुछ अणु ही गुजर जाते हैं। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन लिपिड द्विपरत में अंतर्निहित रूप से जुड़े होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब इनमें प्रोटीन या इसको आंतरिक प्रोटीन भी कहते हैं। द्विपरत से परतें फैले होते हैं। परिवर्त संकेत और घृण आदि में शामिल होते हैं। बल्कि प्रोटीन की झिल्ली किस तरह से तेलों से जुड़े रहते हैं। ये प्रोटीन एक कठोर संरचना नहीं बनाते हैं बल्कि इन बंधों की तरह आते रहते हैं जो तरल लिपिड परत के भीतर पार्श्ववर्ती करने में सक्षम होते हैं। कुछ प्रोटीन एक साथ समूह बना सकते हैं स्थिर रह सकते हैं लेकिन कई स्वतंत्र रूप से गति करते हैं जिससे झिल्ली की गतिशील प्रकृति बनी रहती है। सादृश्य का मतलब लिपिड मैट्रिक्स झिल्ली की लचीलापन और उपचार को प्रदान करता है। प्रोटीन पर मौलिक तारीफ विविधता की और व्याख्या करता है जैसे आयनों और अणुओं के परिवहन कोशिका संकेत संचार कोशिका संघनन एंजाइम गतिविधि वजन ये लिपिड के समुद्र में तैरते प्रोटीन के हिमखंड है।
राजू झिल्ली की तरफ मुझे मॉडल को देखने का एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है। ये झिल्ली की संरचनात्मक संरचना तरलता और कार्यात्मक जटिलता पर प्रकाश डालता है। ये गतिशील संरचना होमोस्टेज जो बनाए रखने, पर्यावरण को नियमित करने और कोशिकाओं के संचार को सक्षम करने में झिल्ली की भूमिका के लिए आवश्यक है। रासायनिक संरचना का विस्तार से वर्णन करें। ग्रामीण झिल्ली जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है महत्वपूर्ण और गतिशील संरचना है जो कोशिका के कोशिका ध्रुव को घेरती है और आंतरिक वातावरण बाहरी वातावरण से अलग रहती है, अलग करती है। ये चयनात्मक रूप से बारहवीं होती है और परिवहन संचार और समझ रखना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी संरचना को समझना, इसकी संरचना कार्य को समझने की पूंजी से लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। लिपिड झिल्ली का आधार होते हैं। इसकी तरफ पर गति प्रदान करते हैं। झिल्ली सब्सटीट्यूशन मात्रा पाई जाने वाली लिपिड एक इसमें जल आकाश झिल्ली का शब्द उच्च से होना होता है। एक झिल्ली में 10 से 20 बाहर की तो कुछ 75 किलो होता है। दूसरा जिनसे कोशिका झिल्ली पाया जाता है। झिल्ली को कठोरता स्थायित्व प्रदान करता है। विभिन्न तापमानों में झिल्ली की तरलता को नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट लिपिड होते हैं। झिल्ली की बाहरी परत स्थित कोशिका प्रसारण और संचार में भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन झिल्ली की अधिकांश कार्यात्मक भूमिकाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिपिड द्विपरत में प्रवेश करते हैं, उसे फैलाते हैं। चैनल भात राही एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। झिल्ली की सतह से सतह रूप से जुड़े होते हैं। सहारा प्रदान करते हैं। कोशिका कंकाल को इससे रखते हैं, एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट केवल प्लाज्मा झिल्ली की बाह्य सतह पर पाए जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन से जुड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड लिपिड से जुड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स बनाते हैं जो एक शर्करा कार्बन है जो कोशिकाओं की पहचान मदद करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। प्लाज्मा झिल्ली की रासायनिक संरचना और कार्य दोनों को सहारा देने के लिए अत्यंत संतुलित होती है। लिपिड एक लचीली बाधा बनाते हैं, प्रोटीन सक्रिय भूमिका निभाते हैं और कार्बोहाइड्रेट संचार और सुरक्षा में सहायता करते हैं। ये जटिल किंतु संगठित संरचना प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका के अस्तित्व और कार्य के लिए आवश्यक और अनेक भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। प्रोटीन पर विस्तृत निबंध लिखिए। प्लाज्मा झिल्ली एक अवरोध नहीं है, एक गतिशील संरचना है जो संचार, परिवहन, पहचान, संरचनात्मक समर्थन में शामिल होती है। इसकी अधिकांश कार्य क्षमता झिल्ली प्रोटीन द्वारा प्रदान की जाती है जो प्लाज्मा झिल्ली की लिपिड द्विपरत में अम्लीय तेल से जुड़े अभिन्न घटक होते हैं। झिल्ली प्रोटीन संरचना स्थान और कार्य से भिन्न होते हैं लेकिन साथ में उत्तरीय कोशिका के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। अभिन्न प्रोटीन यानी कि आंतरिक प्रोटीन है। लिपिड लिपिड के भीतर अंतर के कई झिल्ली को घेरे रहते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाते हैं। हाइड्रोफिलिक क्षेत्र होते हैं। लिपिड और बच्चों के साथ मिलकर क्रिया करते हैं। हाइड्रोफिलिक क्षेत्र होते हैं जो जल के संपर्क में आते हैं। कार्य क्या होता है? प्रोटीन का इंटरनल, प्रोटीन का इंट्रिंसिक, प्रोटीन का क्या प्रोटीन हेल्प करते हैं। आयन और ग्लूकोज आदि के लिए चैनल विभाग का कार्य करते हैं। ग्राही के रूप में कार्य करते हैं। रासायनिक संकेत ग्रहण करते हैं जैसे कि हार्मोन ग्राही एंजाइम झिल्ली की सतह पर प्रतिक्रियाओं को प्रयोग करते हैं। कोशिका संजनाणु या CAM जो सेल एडिसिव मॉलिक्यूल कोशिका परस्पर क्रिया में सहायता करते हैं। प्रोटीन मतलब वो तो बाह्य प्रोटीन है, इसको एक्सटेंसिव प्रोटीन भी कहते हैं। ये झिल्ली की सतह के दोनों ओर सूक्ष्म रूप से बंधे होते हैं। लिपिड अभिन्न प्रोटीन से जुड़े होते हैं। कोशिका कंकाल को स्थिर करके झिल्ली को सहारा देते हैं। एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। कोशिका संकेतन मार्गों में भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण प्रोटीन के उदाहरण कौन? ये देखो कौन कौन से उदाहरण है झिल्ली प्रोटीन में। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ये एक्सटेंसिव प्रोटीन के युक्त होते हैं। सक्रिय परिवहन प्रोटीन जो एटीपी का प्रयोग करके 3 Na और बाहर और 2 पोटेशियम अंदर पंप करता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT है ना। दिस इज द सक्रिय परिवहन प्रोटीन। सुगम विसरण प्रोटीन जो ग्लूकोज की कोशिकाओं में प्रवेश करने देता है। एक्वा प्रोटीन चैनल कहलाते हैं। चैनल प्रोटीन जो चुनिंदा रूप से जल अणुओं का परिवहन करते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन कौन कौन सा होते हैं? इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। हार्मोन को बांधते हैं और मेटाबॉलिज्म जीन विनिमय में मार्ग अवरोध करते हैं। आप ये इसका निष्कर्ष अगर देखें कि क्या पढ़ा अभी तक हमें सारे इस रिलेटेड क्वेश्चंस में
झिल्ली प्रोटीन कोशिका झिल्ली की संरचना और कार्य के लिए अपरिहार्य है और चाहे विभिन्न हो या पद्धतियाँ वो द्विवारपाल संदेशवाहक एंजाइम पहचानकर्ता आधार के रूप में कार्य करते हैं। परिवहन संचार और संरचनात्मक अखंडता में उनकी भूमिका में कोश के अस्तित्व और अनुकूलन के लिए महत्व बनाती है। इन प्रोटीनों को यह समझने चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी और आगे जीव विज्ञान में मदद करते हैं। आगे जीव विज्ञान यहाँ जल्दी प्रोटीन अक्सर दवाओं और अनुसंधान के लिए लक्षित होते हैं। देखो इस पे जो है जल्दी पर मैंने पे इसको तो आपको ऑलरेडी आप इसको सेल्फ से ही देख लेना। यह विषण एक मूलभूत भौतिक प्रक्रिया है जिसमें आवश्यक सांता वाली क्षेत्र में सांता आवश्यक तत्वों का ये एक प्रकार का निष्क्रिय परिवहन है जो धातु निर्भोष की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जैविक भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में एक आवश्यक उपकरण प्रदूषण कणों की यादृच्छिक गति के कारण उनकी सांद्रता प्रबलता के नीचे की सतह गति करते हैं। ये भाई आप लोग स्टडी कर लेना विषण के प्रकार सरल विषण सुगम विषण एक ज्यादा परिवहन से आप क्या समझते हो? वो सक्रिय परिवहन की क्रियाविधि महत्व सक्रिय परिवहन वह प्रक्रिया है जिसके दौरान आयन एनर्जी ऊर्जा या एटीपी और विशिष्ट परिवहन की सहायता से कोशिका झिल्लियों अपनी सांद्रता प्रवणता को सांद्रता वाले से उच्च सांद्रता वाले की ओर गति करते हैं। मुश्किल परिवहन मुश्किल होता है कि सक्रिय परिवहन के लिए की आवश्यकता होती है क्योंकि ये अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की गति होते हैं और इसको आप कहते हैं ये गति है प्रकृति की विरुद्ध इसलिए इसमें प्रकृति की विरुद्ध कार्य करती है। तो क्या होता है इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है फिर सक्रिय परिवहन होगा। निष्क्रिय परिवहन में क्या होगा? सक्रिय परिवहन के लिए यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सा ये निष्क्रिय परिवहन है ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये नहीं आना चाहिए क्योंकि हम सक्रिय परिवहन के बारे में ही बता रहे थे। निष्क्रिय परिवहन बीच में क्यों आ गया? काटना पड़ेगा ना तो इस निष्क्रिय परिवहन को हटाना पड़ेगा। ये तो हटा देना इसको। इसके बाद जो है सेम जो सिर्फ सक्रिय परिवहन के बारे में बता रहा है ना हमने निष्क्रिय परिवहन डाल दिया है सक्रिय परिवहन परिभाषा के सक्रिय परिवहन बाहर प्रोटीन और गंभीर और मध्यस्तर को जाने वाली क्षमता या विद्युत रासायनिक तीव्रता के प्रति स्नातक बारहवीं में झिल्ली के आर पार पदार्थों की ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। परिवहन क्या होता है? सक्रिय परिवहन में अंतर देखिए। प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से अपने प्रवेश के साथ पदार्थों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। आदान प्रदान दो मुख्य क्रियाओं पर होता है जिसके परिवहन सक्रिय परिवहन परिभाषा के द्वारा के बिना तो सांद्रता से सांद्रता के साथ एक चुनिंदा पारगम झिल्ली के आर पार अणुओं का आयनों की गति सर्वेक्षण और क्या होता है सर्वेक्षण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गति परासर में जल की गति होती है। इससे टू बच जाएंगे उसके थोड़ा सा हो रहा है विशेषता में क्या एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत रासायनिक प्रवर्तकता संधारित होती है। इसके बाद अगर सक्रिय परिवहन की बात करें तो ये है एटीपी की आवश्यकता होती है उदाहरण जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होगा। ये सारा जो क्वेश्चन नंबर 9 का ही इसमें समराइज किया गया एक स्पष्ट आरेख होता है। निष्क्रिय सक्रिय परिवहन निष्कर्ष का निकला है कि निष्क्रिय परिवहन पदार्थों के प्राकृतिक वितरण के लिए आदर्श होते हैं जबकि सक्रिय परिवहन पदार्थों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है जो तंत्रिका संकेतन मांसपेशी संकुचन पोषक तत्व अवशोषण जैसे जटिल कोशिका कार्यों को संभव बनाती है।